Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, 11th क्लास से बात कर रहे थे हम 10th चैप्टर से। तो देखिए चैप्टर था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड यानी तरलों के यांत्रिकी गुण। ठीक है, अब उसमें है क्या, देखिए अभी तक हमने आपको जो बताया था उसमें जो अभी तक आया है वो है कि जैसे हमने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था जो उससे छोटी छोटी रिलेटेड चीज़ें थी। जैसे आपको बताया था द्रव तरल क्या होते हैं, उसमें हम द्रव को क्यों लेते हैं, या हम इस चैप्टर में किस किस चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे, किस किस तरह की प्रॉपर्टीज़ या कौन कौन सी थ्योरम्स कह लो, या आप किन किन चीज़ों को हमें यहाँ मतलब पता लगेगा इस चैप्टर से कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम किन किन चीज़ों को क्लियर अपने लिए हम क्लियरिटी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ नेक्स्ट वीडियो में था जो कल आपको आई थी, आपके पास थी, वो थी कि द्रव दाब क्या होता है, यानी जो द्रव है तो उसके द्वारा जो दाब लगता है वो लगता कैसे है, वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, और आज बात करने वाले हैं एक ऐसे साइंटिस्ट के नियम पर जिसने ये द्रव के बारे में सारी चीज़ों को क्लियरिफाई किया है। देखिए पास्कल एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिसके नाम पर दाब का मात्रा का पास्कल रखा गया है। तो पास्कल एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने द्रव दाब है उससे रिलेटेड सभी चीज़ों का अध्ययन करके इस चीज़ को बताया है। तो देखिए ये है जो विरोधा युक्ति होती है दाब की, वो है क्या। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। इसमें क्या है, देखिए ये एक ऐसा गुण है द्रव का, ठीक है, जो ये फर्स्ट चीज आप पढ़ोगे, इसको यहाँ ए और बी कर लीजिए। तो ये सेकंड पार्ट के जो हेडिंग है, अब पहले हेडिंग की हम बात करते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए एक नली है, ठीक है, अब इसमें क्या है कि द्रव बह रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, द्रव बह रहा है। अब हुआ क्या कि इस नली में द्रव बह रहा है, और ये गुण है क्या, मैं उसके बारे में थोड़ा पहले आपको बताऊं कि अगर हम ये गुण बताता है कि जो द्रव है तो जो द्रव दाब होगा वो केवल किस पर निर्भर करता है, स्वतंत्र सिरे से गहराई पर निर्भर करता है। इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो किस तरह के पात्र के आकार में रखा गया है, ये चीज उस पर निर्भर नहीं करता। आप किसी भी तरह का एक पात्र ले लीजिए आप, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो इसमें कोई निर्भरता नहीं है। ये देखिए तीन अलग अलग तरीके के मैंने क्या बनाए हैं, पात्र बनाए हैं, और उनको इस द्रव वाली नली में जोड़ दिया। अब होगा क्या कि हमने क्या किया, यहाँ द्रव को इसमें भर दिया, ठीक है, इसमें द्रव प्रवाहित हो रहा है, और ये ज्यादा ऊंचा हो गया, इस बिंदु तक यहाँ स्वतंत्र सिरा है और ये द्रव भरा हुआ है। ठीक, तीनों में समान ऊंचाई तक आप मान के रखिए। ठीक है, ठीक, देखिए तो ये एक ऐसा गुण है इसका द्रव का कि ये बताता है क्या कि स्वतंत्र सिरे से, जो सिरा स्वतंत्र है, यहां से h गहराई पर अगर दाब इसमें P है, इसको आप A डायग्राम, ये B और ये C मान के चलिए, तो जो P है प्रेशर वाइज बिंदु पर, इससे भी h गहराई पर, ठीक है, जो बिंदु है B, तो उसके लिए दाब हो गया PV, ठीक है, और यहाँ एक बिंदु मान लीजिए C, समान गहराई पर h पर ही, और ये हो जाएगा PC। ठीक है, तो समान गहराई पर द्रव का जो स्वतंत्र सिरा होता है उससे समान गहराई पर आप चाहे वो किसी भी उस बर्तन या पात्र में कितना भी द्रव क्यों ना भरा हुआ हो, उस बर्तन या पात्र में कितना भी द्रव क्यों ना हो, आप उस द्रव की सतह है वहां से अगर h गहराई पर अगर आप क्या करते हैं, दाब निकालते हैं, तो तीनों पर बराबर आएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स, यानी
द्रव का वह गुण जिसके कारण केवल इस चीज की व्याख्या हो सकती है कि द्रव के स्वतंत्र सिरे से समान गहराई पर स्थित सभी बिंदुओं पर जो दाब होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। आप अगर यहां से यहां तक निकालें, यहां से यहां तक निकालें, यहां से यहां तक निकालें, तब भी जो दाब होगा इस वाले बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर, वो बराबर होगा। क्यों? क्योंकि तीनों बिंदुओं की स्वतंत्र सिरे से जो हाइट है वो क्या है, इक्वल है। जो स्वतंत्र सिरे से हाइट है वो इक्वल है, तो यानी समान स्वतंत्र सिरे से समान गहराई पर जो दाब होता है वो बराबर होता है, चाहे आकृति किसी भी तरह की हो, आकृति किसी भी तरह की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हुआ पहला आइटम। दूसरा देखिए, चलिए इसमें बना रहने दीजिए, द्रव भरा हुआ है। आप किसी इस सपोज दैट हमने क्या किया, इस बिंदु पर प्रेशर, इस बिंदु को प्रेशराइज किया, इस बिंदु पर प्रेशर लगाया, प्रेशर क्रिएट किया, तो पास्कल ने क्या कहा, देखिए जब इस पर दाब आरोपित किया जाता है इस बिंदु पर, तो जो दाब आरोपित या द्रव के, अगर द्रव भरा है किसी बर्तन में या चल बह रहा है या प्रवाहित हो रहा है, तो उस टाइम आप अगर द्रव के किसी बिंदु पर दाब आरोपित करते हैं, द्रव के किसी भी बिंदु पर, ये जरूरी नहीं है आप इस पर कीजिए, इस पर कीजिए, यहाँ कीजिए, वहां कीजिए, कोई निश्चित नहीं, किस जिस बिंदु पर आप करना चाहते हैं उस बिंदु पर करने की बात है। आप जिस बिंदु पर करना चाहें उस बिंदु पर कर सकते हैं। तो पास्कल ने क्या कहा कि द्रव के अगर किसी बिंदु पर आप दाब आरोपित करते हैं तो वह दाब, यानी वह दाब क्या होता है, इस द्रव में प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से वितरित होता है। यानी प्रत्येक बार, देखिए कैसे, एक मैं इसका एग्जांपल दूं आपको। मैंने क्या किया, एक ये फ्लास्क बनाया, ठीक है, एक मिनट मैं बताऊं। मैंने 4 दीवारों वाला एक बर्तन बनाया हुआ है और यहाँ मैंने क्या कर दिया, ये पिस्टन लगा दिया। पिस्टन आप सभी जानते होंगे जिससे पंपिंग की जा सकती है, आपने देखे भी होंगे, डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं और जो एडवर्टाइजमेंट चलते हैं उनमें भी दिखाया जाता है पिस्टन वगैरह के बारे में। ठीक है, या आपने नॉर्मल तौर पर नहीं भी देखा तो इंडक्शन आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसमें जो उसका पीछे एक भाग होता है, पीछे को खींचने वाला, उसमें रबड़ लगी होती है, आगे हम उसको पंपिंग करते हैं, तो दवाई का ऊपर खींचना और आगे निकलना उसी पर निर्भर करता है। इस तरह से पंपिंग पिस्टन वर्क करता है। इसमें बीच में क्या हो रहा है, द्रव भरा हुआ है सभी जगह। ठीक है, तो देखिए अगर P दाब से इस पिस्टन को नीचे की ओर धकेला जाए, ठीक है, P प्रेशर से इस दाब को आप P ऐसे ना समझिए, आप समझिए F1 लगाया हमने, तो इसके एरिया के अकॉर्डिंग हम F1 लगाया, तो P बराबर निकाल सकते हैं F/A। तो आप क्या कह सकते हैं, बल को कह सकते हैं चाहे तो F/A से, कि जो बल आपने यहाँ लगाया इस पिस्टन पर, जितना फोर्स आपने इस पिस्टन पर लगाया, तो अगर ये पिस्टन नीचे जाएगा तो जाहिर सी बात है संपीड़न होगा, तो संपीड़न से द्रव क्या होगा, विस्तारित होना शुरू होगा, तो ये तीनों पिस्टन क्या होंगे, बाहर की ओर खींचने शुरू होंगे, यानी बाहर की ओर फैलने शुरू हो जाएंगे। अब होगा क्या, अगर F फोर्स आपने यहाँ लगाया है इस जगह, तो इस पिस्टन को जब ये पिस्टन बाहर आ रहा होगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी भी और इसकी भी, तो इनको आपको रोकने के लिए भी अंदर की ओर, अंदर की ही ओर F बल लगाना होगा। ठीक है, यानी जितना फोर्स आपने इस पिस्टन पर लगाया है उतना ही फोर्स आपको इन वाले पिस्टन्स पर भी लगाना होगा। ठीक है, तो देखिए यही चीज पास करने बोली कि आपने क्या किया, द्रव के इस इतने भाग पर, यानी इस एक बिंदु मान के चलो इसको छोटा ही पूरे बर्तन उसकी अपेक्षा बर्तन की, कि हमने क्या किया, इस छोटे से एक जगह पे फोर्स लगाया। ये फोर्स इस द्रव में बिना किसी क्षय के, ठीक है, और बिना किसी समय पश्चात के, यानी समय भी नहीं लगता बीच में, जैसे आप यहाँ फोर्स लगाएंगे वो तभी बिल्कुल जस्ट कोई टाइम की पश्चात नहीं होती, टाइम खराब नहीं होता। और
अगर मान लिया ऐसे समझ के चलिए 10 बज के, अगर आपने 5 मिनट में यहाँ फोर्स लगाया तो 10 बज के 5 मिनट पे ही ये वाला फोर्स यहाँ मिलेगा आपको, यानी समय की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा मान के चला जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने जितना फोर्स यहाँ लगाया उतना ही फोर्स आपको पूरा का पूरा वो फोर्स सारा का सारा यहाँ क्या होगा, इन तीनों पिस्टन पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो पास्कल ने क्या कहा था कि यदि द्रव के किसी बिंदु पर दाब लगाया जाए या बल लगाया जाए तो वो क्या होता है, पूरे द्रव में प्रत्येक बिंदु पर द्रव के समान रूप से संचरित होता है और सभी दिशाओं में होता है। अगर ये पिस्टन जैसे ही नीचे को प्रेशराइज होगा तो यहाँ देखिए, यहाँ तो आप पिस्टन को कह सकते हैं गोलाकार है इस तरीके से, जिस बिंदु पर जैसे ही फोर्स लगा तो ये फोर्स यहाँ से चारों दिशाओं में आप जितनी दिशाएं समझ सकते हैं, यहाँ से सभी दिशाओं में बराबर रूप से संचित होता है और प्रत्येक बिंदु पर संचित होगा। ये पास्कल ने बताया था, ये पास्कल का नियम है। ठीक है, देखिए इसी पर आधारित क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ में दो सबसे बेहतरीन चीजें यूज होती हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है, आपने देखा होगा अधिकांशतः क्या चलते हैं, जो डंपर वगैरह होते हैं जिनसे जब आप घर वगैरह बनाते हैं तो भरान कराते हैं, जैसे मिट्टी वगैरह आती है, बालू आती है, रेता वगैरह आता है, तो वो क्या आता है उन्हीं से आता है, ट्रकों से या ट्रैक्टर के साथ जो पीछे ट्रॉली टाइप की होती है उससे आता है। तो अब जैसे आपने जो बालू होती है वो मंगाई, रेता मंगाया, तो जब वो ट्रक से आएगा तो ट्रक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा सोचिए। तो अब देखिए वहाँ तो जो जेसीबी वगैरह होती है जो भर देती है एकदम। ठीक है, अब सपोज है वहाँ से आया, अब यहाँ इंसान उसमें से उतारने लगे तो कितना टाइम लगेगा उतारने में, तो उससे क्या होता है, उसके नीचे क्या किया जाता है, एक पिस्टन युक्ति दी जाती है। ठीक है, अब वो पिस्टन युक्ति क्या करती है, उसको आगे से प्रेशराइज करके उठाती है और पलट देती है, रेता सारा का सारा बाहर। यही तो होता है। अब देखिए वो काम कैसे करता है, होता क्या है, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो अब दो देखिए, या आपने कभी देखा हो कि कार उठाने वाला प्रोसेस देखा हो, ये मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। देखिए इसका साइज थोड़ा बड़ा लिया है मैंने, इसका थोड़ा छोटा है A1। इसका रीजन नहीं बताऊंगा क्यों लिया है। ठीक है, अब यहाँ सब में द्रव बना हुआ है। ठीक है, अब जब द्रव भरा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ हमने क्या लगाया, यहाँ F1 फोर्स लगा दिया या F फोर्स लगाया। ठीक है, अब दाब उत्पन्न हुआ P। ठीक, तो मैंने क्या बोला था, देखिए जितना दाब आप यहाँ आरोपित करते हैं, ठीक है, उतना ही दाब यहाँ आपको प्राप्त होगा। तो F1 और F2 ये मिला आपको। अब P दाब आपने यहाँ से आरोपित किया, जब P दाब आपने यहाँ से आरोपित किया तो P स्मॉल p इक्वल टू कितना आ गया, P बराबर आ गया F1 अपॉन A1। तो F1 का मान कितना है, P अपॉन A1। ठीक है, अब जब आप F2 निकालेंगे तो F2 कैसे निकालेंगे, F2 बराबर क्या होता है, यहाँ क्या रहेगा P इंटू A2। तो P का मान रख लीजिए आप, अगर यहाँ से रखेंगे तो F1 अपॉन A1 और इंटू A2। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, क्योंकि देखिए ये यहाँ अब मैं लिख के चलता हूँ कि A2 जो है ग्रेटर देन है A1 से, मैंने इसको अलग बना के दिखा रखा आपको। तो यहाँ से जो आपने दाब डाला उसके लिए सूत्र निकालेंगे तो आप यहाँ F1 अपॉन A1 आएगा। तो जितना दाब आपने यहाँ डाला वही दाब आपको क्या होगा, यहाँ प्राप्त होगा। तो अब यहाँ F2 आप निकालेंगे तो F2 बराबर P इंटू A2 आएगा। तो P की जो वैल्यू हमने वो यहाँ से उठा के ये वाली यहाँ रख दी। अब इसको देखिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए, बराबर A2 अपॉन A1 इंटू F1। ठीक है, यानी F1 फोर्स आपने लगाया था, F2 आपको प्राप्त होगा और F1 क्या होगा, यानी F2 का जो मान है वो F1 से कितने गुना होगा, A2 अपॉन A1 गुना होगा। आप इसको अगर सही करें तो A2 जो होगा, मैंने क्या बोला, A2 ग्रेटर देन A1। तो आप A2 जब A1 से क्या है ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो A2 अपॉन A1 है उसकी जो वैल्यू होगी वो किससे बड़ी होगी, ग्रेटर देन
1 यानी ये जो होगा ग्रेटर देन किससे होगा 1 से होगा। और जब 1 से बड़ा होने का मतलब क्या है इसका, देखिए इसका 1 से बड़ा होने का मतलब आप ये समझ के चलिए, मैं यहाँ 1 लिख दूँ गुणा में तो इसका मतलब F1 यानी F2 F1 के बराबर हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ 1 से बड़ी वैल्यू लिखता हूँ 1.2 1.3 1.4 तो इसका मतलब क्या हुआ कि F1 का मान जो होगा, जो F2 का मान निकल के आ रहा है यहाँ से, तो वो F1 के मान की तुलना में कुछ ना कुछ बड़ा होता जाएगा। मान लिया मैं यहाँ 1.5 लिख दूँ तो 1.5 गुना हो गया यानी 3/2। यहाँ केवल 2 कर देता हूँ मैं इसका मान तो 2 गुना हो गया, यानी F1 के मान का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, इससे क्या पता लगता है कि जब हम हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग करते हैं तो छोटे पिस्टन पर बल लगाकर, किसी छोटे पिस्टन पर बल लगाकर बड़े वाले पिस्टन के जरिए किसी भारी सामान को भी उठाया जा सकता है। वो यहाँ प्रेशराइज हम प्रेशर डालते हैं तो वही उस प्रेशर के जरिए, यानी छोटे पिस्टन पर जब प्रेशर डाला जाता है तो जितना बल यहाँ से आपको यहाँ लगाया होगा, आपको उससे ज़्यादा ही बल सेकंड वाले पिस्टन पर प्राप्त होगा। और इसीलिए इसका यूज किया जाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट में। ठीक है, अब ये ब्रेक से होते हैं, ये कैसे काम करते हैं देखिए। अब आप ये समझ के चलिए, इसी चित्र में मैं बता दूं, थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब होता क्या, देखिए ये आपका ये समझ के चलिए जो है, आप समझ के चलिए जो गाड़ी में डिस्क ब्रेक होते हैं वो भी इसी तरह पर कार्य करता है। अब यहाँ आप ये समझ के चलिए पैडल है, जो ब्रेक का पैडल होता है, और यहाँ ये इस तरीके से ये थोड़ा सा पिस्टन बड़ा कर लीजिए आप ऐसे, और ये एक तरह का क्या हुआ, ये ड्रम हुआ जिसमें ब्रेक लगे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ जैसे ही इस तरीके से, ठीक है, अब होता क्या है कि इसके चारों ओर ऐसे करके यहाँ तो जैसे ही क्या होता है, ये देखिए स्प्रिंग के जरिए थोड़ा ये कनेक्टेड भी होते हैं यहाँ ऐसे, तो अब ये स्प्रिंग के जरिए क्या होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। बीच में थोड़े ये क्योंकि अवरोध रखा जाता है कि थोड़ी इसकी जो ड्रम है, चलिए दोबारा क्लियर करके बनाता हूँ, है क्या, आप ये समझ के चलिए जो पहिया होता है हमारा, ये वो अंदर का भाग है उसके। अब यहाँ एक युक्ति ऐसी बनाई जाती है कि ये इस तरह के दो, आप ये समझ के चलिए, यहाँ इनको बोलते हैं ब्रेक शू। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रेक शू। और ये क्या होते हैं, इस भाग के पास होते हैं, जो ये भाग गाड़ी आपके पहिए का होता है। अब ये आपस में कनेक्टेड होते हैं स्प्रिंग से कनेक्टेड क्यों होते हैं, देखिए ये गाड़ी का रुकना कैसे है, देखिए इस भाग पर आकर ये दोनों अटैच होते हैं इस तरीके से फैलकर, ये वाला यहाँ आ जाता है, ये वाला यहाँ आ जाता है, तो गाड़ी क्या होती है, जाम हो जाती है। तो अब लेकिन अगर ये आप एक बार फैल गए तो वापस कैसे आए, तो उस वापस लाने के लिए क्या होता है, स्प्रिंग को लगाया जाता है कि आप जैसे ही अपने इनको फैलाने वाला बल हटाएंगे, स्प्रिंग की सहायता से क्या होगा, ऑटोमेटिक वापस अपनी जगह जाएंगे, यानी दूर हट जाएंगे उससे। अब होता क्या है कि यहाँ एक नली लगी होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऑयल भरा होता है। अब यहाँ एक पिस्टन लगा दिया जाता है इस तरीके का, यहाँ ये पैडल होता है जो ब्रेक वाला होता है। जब आप इस पर अंदर की ओर फोर्स लगाते हैं पैडल पर, तो होता क्या है, यहाँ से जो लिक्विड भरा हुआ होता है ये, ठीक है, अब ये लिक्विड क्या करता है कि लिक्विड पर जब इसको प्रेशराइज करेंगे तो वो दाब जो यहाँ से फोर्स आपने क्रिएट किया, वो फोर्स क्या होगा, यानी जो दाब लगा वो इस लिक्विड पर भी प्रेशराइज होगा। और ये लिक्विड क्या करेगा, ये जो पिस्टन में यहाँ लिक्विड है, यानी जो पिस्टन यहाँ लगा हुआ है, जो इन दोनों भाग को क्या करेगा, पीछे की ओर धकेलेगा, पीछे की ओर धकेलने वाला। तो अब क्या होगा कि यहाँ से जो पिस्टन लगा हुआ है, ये वाले जो दो पिस्टन हैं, ये इन दोनों भाग पर जैसे ही यहाँ से फोर्स लगाए, दोनों पिस्टन उसी टाइम इस समान दिशा में, देखिए ऐसा भी हो सकता था कि ये वाला भाग पहले लग जाता, ये वाला भाग बाद में लग जाता, लेकिन मैंने समपश्चता बताई है ना, तो समपश्चता का मतलब जैसे आप यहाँ फोर्स लगाएंगे बिना किसी समय को गवाए, दोनों ही पिस्टन एक साथ दोनों को ये इधर हटाएगा और ये इधर हटाएगा, ये जस्ट यहाँ आके जाम हो जाएगा और ये यहाँ जाम हो जाएगा। तो पहिया क्या होगा, जाम होने का मतलब ये इससे आकर लग जाएगा और ये इससे आकर सट जाएगा। जब दोनों आपस में बाहर की ओर फैल कर पहिए के बाहर वाले, अब देखिए एक साइड की मैं बना के दिखा रहा हूँ केवल, ये इस तरीके से इतना गैप है,
जब ये अंदर की ओर आकर इस पर रहा तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ अटैच हो गई। जब अटैच होगी तो ये अंदर वाली चीज़ इसको हिलने नहीं देगी इस तरीके से। तो गति करना मतलब इसके चारों ओर इस तरह से घूमना। जब ये यहाँ आके रुक गई तो इसका मतलब पहिया क्या हो गया, जाम, यानी गाड़ी क्या हो गई हमारी, रुक चुकी है। तो अब ये अब यहाँ अटैच हो गया। अब ये हटेगा कैसे, हमने जो पैडल पे पैर रख रखा है, आप जैसे इसको हटाएंगे तो इसका मतलब ये लिक्विड यहाँ, लिक्विड देखिए, लिक्विड कैसे फिर हटेगा अपनी जगह से, ये दोनों कैसे हटेंगे। तो जैसे ही स्प्रिंग जो यहाँ लगे हुए हैं, जो स्प्रिंग से ये ऐसे कनेक्टेड थे, तो स्प्रिंग के जरिए क्या होगा, प्रत्यास्थता का गुण होता है स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग क्या करेगा, अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण वापस इसको हटा लेगा और ये पहिया क्या हो जाएगा, फिर स्वतंत्र हो जाएगा घूमने के लिए। तो इस तरीके से पहिए का रुकना और चलना डिपेंड करता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स पर। हाइड्रोलिक ब्रेक्स में और जो हम नॉर्मल ब्रेक्स होते हैं उनमें यही डिफरेंट है, इसमें समपश्चता नहीं होती और बिना हाइड्रोलिक ब्रेक वालों में समपश्चता होती है, जिससे की वजह से गाड़ी को रोकने में थोड़ा टाइम भी लगता है और इसमें टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर करना ना भूलें। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई। थैंक यू।